हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को सन 2025 का केमिस्ट्री का पेपर पार्ट 2 सॉल्व करा रहा हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चूंकि पार्ट 1 पार्ट 2 इसलिए करना पड़ रहा है कि पेपर थोड़ा लंबा है। प्यारे बच्चों, बोर्ड का पेपर लंबा है और इस पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई है। तो पहले वाले यानी पार्ट 1 में प्यारे बच्चों हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी का सलूशन भेजा है। अब ये पार्ट 2 जा रहा है और इसमें केवल सेक्शन सी का सलूशन जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं तो आंसर भी लंबा हो गया है, इससे वीडियो भी लंबा हो गया है। इसलिए ये पार्ट 2 में सेक्शन सी का सन 2025 का केमिस्ट्री का सलूशन जा रहा है। प्यारे बच्चों, तो मास्टर केम चैनल आपके अच्छे रिजल्ट के लिए तैयार है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये देखिए बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है और सेक्शन सी लिखा हुआ है। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट होता है और 28 तक है। प्यारे बच्चों, तो 22 में अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम यूरिया, मोलर मास 60 ग्राम पर मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक एज ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास 180 ग्राम पर मोल इन वाटर, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ये न्यूमेरिकल है, हम अभी सोल्यूशन देते हैं। अब दूसरा 23 है, कैलकुलेट लैम्डा नॉट मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम फॉर एसिटिक एसिड एंड इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज 48.1 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, given that lambda naught m HCl is equal to 426 per ohm centimeter square per mole. Lambda naught m sodium chloride 126 per ohm centimeter square per mole. Lambda naught m CH3COONA 1991 per ohm centimeter square per mole. और क्वेश्चन नंबर 24 है प्यारे बच्चों, ऑफ द D4 स्पीशीज क्रोमियम +2 इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल Mn+3 इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाई। रीजनिंग है, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से है ये। राइट टू कंसेक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन पर ये क्वेश्चन पूछा गया। 3 मार्क का है, हर सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। Which element of 3D series has lowest enthalpy of the atomization and why? ये क्वेश्चन नंबर 24 में ए बी सी 3 क्वेश्चन है। अब 25 आ जाइए प्यारे बच्चों, राइट IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है। तो ये आप देखें, बिस एथिलीन डाइक्लोराइडो आयरन, इसी तरह से टेट्रामाइन एक्वा ब्रोमाइडो कोबाल्ट सल्फेट, फिर क्या है टेट्रासाइनो निकलेट। इन सब का IUPAC नाम अभी हम लिखवाएंगे। अभी हम केवल क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, बोर्ड का क्वेश्चन। फिर 26 में है प्यारे बच्चों, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन एंड राइट केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व ओल्फकिसनर रिडक्शन, इटार्ड रिडक्शन, कैनिजारो रिडक्शन। या तो ये करिए, 26 में ए और बी पार्ट हो गया, या तो ये करिए या तो फिर आर लगा है यहाँ पर। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABC इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेज रिएक्शन। एसिटिक एसिड थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन होता है तो ए बनता है। क्या ए है बताते हैं। फिर H2 हटा है, पलाडियम बेस्ड बेरियम सल्फेट होता है जो कि रोजेनमुंड रिएक्शन है। यहाँ पर पलाडियम बेस्ड बेरियम सल्फेट रोजेनमुंड का रिएक्शन होगा। फिर ये हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजीन का रिएक्शन होगा प्यारे बच्चों, तो सी बनता है। इसके बाद जो है ये CH3Cl डबल H और फिर
H2O है, फिर डाइल्यूट NaOH है, फिर B बनता है, फिर C बनता है हीट करने पर, तो इसको देखना है। और यही प्यारे बच्चों 28 है यहाँ पर, 27 डिफाइन एनसियोमर रेसिमिक मिक्सचर, और B है क्लोरोबेंजीन रेसिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाई, और 28 है राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रॉक्सिलेमाइन NaH2OH अमीनो एसिड सो एम्फोटेरिक बिहेवियर वाई विटामिन C कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ये 28 तक है इस पार्ट 2 में। तो हमने क्वेश्चन पढ़ के सब बता दिया बोर्ड का। अब इसी क्वेश्चन को मैं लिख लिख करके आपको सॉल्यूशन भेज रहा हूं प्यारे बच्चों। तो देखिए पहले पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए केमिस्ट्री सेट 2, ये सेट 2 पेपर है और पार्ट 2 है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। और क्वेश्चन सेक्शन सी का है, अभी मैंने पेपर में बताया है सेक्शन सी है। तो सेक्शन सी 22 to 28 कैरिंग 3 मार्क्स ईच, ये 3 नंबर का क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन देखिए जो लिखा हुआ था, अब यहाँ पर आपको जिससे आपको तैयारी करना है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ यूरिया यानी मोलर मास 60 ग्राम पर मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक एज द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलर मास 180 ग्राम पर मोल इन वाटर, कैलकुलेट द मास ऑफ द ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन पानी में यूरिया का बन रहा है, दूसरा सॉल्यूशन पानी में ग्लूकोज का बन रहा है ना। मेरी बात को समझिए, जो पहला सॉल्यूशन है यूरिया पानी में घुला हुआ है कितना 15 ग्राम, और दूसरा सॉल्यूशन जो बन रहा है पानी में ग्लूकोज घुला हुआ है। और दोनों सॉल्यूशन प्यारे बच्चों आइसोटोनिक हैं। आइसोटोनिक का मतलब दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो अब ग्लूकोज का कितना मास घुला है यही मुझे कैलकुलेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं सॉल्यूशन दे रहा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, यहाँ पर ग्लूकोज सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इन वाटर, ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, यहाँ लिख वाटर में ही दोनों के सॉल्यूशन हैं। तो पहले केस में यूरिया घुल रहा है पानी में, दूसरे केस में भी ग्लूकोज घुल रहा है पानी में, और दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैं, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, बराबर हैं, दोनों के कंसंट्रेशन बराबर हैं। तो देखो प्यारे बच्चों पहला तो फार्मूला ये हो गया। देखिए आप देखिए इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इन वाटर इक्वल टू पाई ग्लूकोज। पाई को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से दिखाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या है, पाई ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज इक्वल टू पाई ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इन वाटर। बात क्लियर हुई। अब ये फार्मूला है, मास ऑफ ग्लूकोज अपान मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया अपान मोलर मास ऑफ यूरिया। ये जो W है वो गिवन मास है, ये W है जो गिवन मास है, नीचे यम है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज और मोलर मास ऑफ यूरिया, ये फार्मूला है। अब इसी को रख दीजिए प्यारे बच्चों। तो मास हमको ग्लूकोज का मास निकालना है, तो मास ऑफ ग्लूकोज अपान मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 दिया है, यहाँ पर लिख लिया, इक्वल टू यूरिया कितना है 15 ग्राम, तो गिवन मास ऑफ यूरिया कितना है 15 ग्राम है, और मोलर मास ऑफ यूरिया प्यारे बच्चों 60 ग्राम है। एम फॉर मोलर मास ऑफ यूरिया रख दिया। बस क्या काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू जो है 15 इंटू 180 अपॉन 60, 45 ग्राम ग्लूकोज। कितना सिंपल सा सवाल है, यही आंसर है प्यारे बच्चों, यही आंसर है। आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लें। ये 2 बार आया है एग्जामिनेशन में, 2025 में आया है, इसके पहले भी आया है, तो आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। वेरी गुड, आप नोट कर लें। तो आगे प्रोसीड करता हूं।
अच्छे से फार्मूला नोट करिए। एक गिवन मास है, ऊपर का गिवन मास अपान नीचे मोलर मास, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज अपान मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का गिवन मास तो निकालना है बेटा। मोलर मास ग्लूकोज का दिया है 180, और फिर गिवन मास ऑफ यूरिया 15 ग्राम दिया है, मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम है, 60। यही सब रखना है, बाकी सब सीधी सा। मेन चीज फार्मूला आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। फार्मूला आप जरूर अपने पास इसे रखिए, ये फार्मूला है। क्योंकि वहां पर देखिए कंडीशन दे दिया है आइसोटॉनिक, आइसोटॉनिक के कंडीशन में ये फार्मूला है आपका। ठीक है, आगे अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कैलकुलेट दी लैम्डा नॉट यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड and its degree of dissociation alpha of its molar conductivity if its molar conductivity is 48.1 per ohm centimeter square per mole given that। ये देखिए अभी तक सॉल्यूशन है, अभी तक क्वेश्चन ही है। गिवन दैट लैम्डा नॉट एम फॉर HCl 426 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, जैसा कि मैंने पेपर पढ़ के सुनाया। फिर लैम्डा नॉट एम फॉर NaCl 126 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, लैम्डा नॉट एम फॉर सोडियम एसीटेट CH3CONA 91 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक फार्मूला। HCl को आप आयनाइज करो तो H प्लस Cl माइनस, NaCl को Na प्लस Cl माइनस, सोडियम एसीटेट को आप आयनाइज करो तो एसीटेट CH3CO माइनस Na प्लस, और एसिटिक एसिड को CH3COH आयनाइज करो तो एसीटेट आयन प्लस H। तो प्यारे बच्चों ऐसा करिए कि ये जो हम एसिटेट कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम फॉर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है प्यारे बच्चों। तो एसिटिक एसिड में कौन कौन से आयन है, ये और ये। तो आप ऐसे दो आयन को जोड़कर ऐसा आयन घटाइए जो कि दोनों में हो, जिसके आयन देखिए अब NaCl है ना, NaCl में क्या है Na प्लस Cl माइनस, तो ये दोनों आयन इन दोनों में होंगे। HCl है ना और सोडियम एसीटेट है, तो HCl में क्या मिल जाएगा, Cl मिल जाएगा, NaCl का Cl मिल जाएगा, सोडियम एसीटेट में NaCl का Na मिल जाएगा। तो कौन स्पेसीज घटाया जाता है, जिसके दोनों आयन दोनों में मिल जाएं। देखिए HCl में NaCl पहले लीजिए, NaCl HCl में NaCl का क्या मिल जा रहा है, Cl, और सोडियम एसीटेट में NaCl का क्या मिल जा रहा है, Na। बस क्या काम करो, HCl और NaCl जोड़ दो, HCl और HCl और सोडियम एसीटेट जोड़ दिया, HCl और सोडियम एसीटेट जोड़ दिया, और NaCl घटा दिया, है ना। NaCl क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि NaCl का Na इसमें मिल जाएगा और Cl इसमें मिल जाएगा। तो क्या बचेगा, एसीटेट बचेगा और H बचेगा, एसीटेट आयन और H बचेगा। तो इसमें क्या है, एसिटिक एसिड में एसीटेट आयन है और H है। तो ऐसा काम करिए कि जिसमें हमें ये दोनों मिल जाए। तो क्या काम करें भाई, पहले इसको सोडियम एसीटेट को और HCl को जोड़ा और इसमें से घटा दिया, इसके दोनों आयन मिल गए, घट गए। तो देखिए HCl का कितना है, HCl का 426, और फिर सोडियम एसीटेट का कितना है 91, फिर माइनस NaCl का कितना है 126, तो 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ गया प्यारे बच्चों आंसर। अब लैम्डा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लैम्डा एम अपान लैम्डा नॉट एम। तो अब ये क्या हुआ, अभी आप निकाले कंडक्टिविटी कितनी आई आपकी, ये दिया है ना, ये मोलर कंडक्टिविटी दिया है 48.1 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो ये दिया है। आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की वैल्यू लैम्डा एम अपान लैम्डा नॉट एम, तो लैम्डा एम की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ दिया है 48.1 दे दिया, और लैम्डा नॉट एम की वैल्यू आपने निकाला है अभी 391 रख दिया। तो जब एक सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो गया 0.123,
0.123, ये आंसर दूसरा हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको आप नोट कर लें, इसको आप नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें तो अगला सवाल बताएं। पहले इसको आप नोट कर लें तो ये क्वेश्चन नंबर 24 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24 की बात। लेकिन पहले आप उतना नोट कर लीजिए, पहले 23 का नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों जी, पहले 23 का नोट कर लीजिए। तो दोनों बातें हो गई। ठीक है, इस सवाल का मतलब फिर से समझ लीजिए। आप जो है ऐसे आयनों को जोड़ेंगे, ऐसे आयन वाले कंपाउंड को जोड़ेंगे जिसमें दोनों के एक एक आयन जो घटाएंगे मिलेगा। क्या घटाया जा रहा है? NaCl। तो NaCl में क्या है? Na भी है, Cl भी है। तो अब देखो इसमें Na मिल जाएगा और इसमें क्या मिल जाएगा? Cl मिल जाएगा। तो क्या बचेगा? एसीटेट बचेगा, एसीटेट आयन बचेगा और H आयन बचेगा। तो इसमें है ना, इसमें एसीटेट आयन भी है और H आयन भी है यहाँ पे। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं 24 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन आप, इसके बाद इसका सलूशन बाद में है। पहले क्वेश्चन देखिए। ऑफ द D4 स्पेसीज क्रोमियम +2 इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग। क्रोमियम +2 D4 स्पेसीज में क्रोमियम +2 स्ट्रांगली रिड्यूसिंग है, व्हाइल Mn+3 इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग व्हाई। है ना, ये क्वेश्चन है। अभी इसका सबका सलूशन हम अगले पेज में देते हैं। दूसरा इसी 24 का बी है, राइट टू कंसेक्वेंसेज ऑफ द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। यानी लैंथेनाइड कंट्रैक्शन में के कुछ पॉइंट पूछा जा रहा है, डिफिनीशन पूछा जा रहा है कि क्या क्या होता है। और सी है 24C क्वेश्चन है, विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैज लोवेस्ट इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड व्हाई। 3D सीरीज के कौन सा एलिमेंट है जिसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे कम होता है और क्यों होता है ना। तो ये क्वेश्चन रहा। अब इसका जवाब देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। अब इसी का 1 बाय 1 A B C का हम आंसर देने जा रहे हैं। आप क्वेश्चन को नोट करना को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक, अब देखिए पहले का आंसर है प्यारे बच्चों, पहले का आंसर है बिकॉज Mn+2 इज मोर स्टेबल ड्यू टू 3D5 कॉन्फ़िगरेशन। Mn+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5 होता है, जो कि हाफ फील्ड है प्यारे बच्चों। D ऑर्बिटल हाफ फील्ड और फुल फील्ड काफ़ी स्टेबल होता है। तो Mn+2 मोर स्टेबल है क्योंकि इसका 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है। अब वेयर एज क्रोमियम +3 इज मोर स्टेबल, क्रोमियम +3 काफ़ी स्टेबल है ड्यू टू T2G3 कॉन्फ़िगरेशन। T2G3 कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है प्यारे बच्चों। एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आया है T2G3 कॉन्फ़िगरेशन प्यारे बच्चों क्रोमियम 3 का। तो ये पहले का आंसर हो गया। अब बी में है कि सिमिलर, बी में क्वेश्चन है कि राइट टू कंसेक्वेंसेज ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो उसका आंसर है सिमिलर एटॉमिक रेडाई ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स बिकम्स डिफिकल्ट। तो प्यारे बच्चों 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट की एटॉमिक रेडाई करीब करीब सेम होती है। आप बहुत ऊंची बात सुन रहे हैं। 4D और 5D सीरीज एलिमेंट की एटॉमिक रेडाई करीब करीब सेम होती है और इनको सेपरेट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ये मेन पॉइंट है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का। 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट की एटॉमिक रेडाई करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होता है, इसलिए दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली। इट मीन्स दियर सेपरेशन इज डिफिकल्ट। ये रहा। अब सी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच एलिमेंट ऑफ डी सीरीज हैज द लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड व्हाई। तो प्यारे बच्चों 3D सीरीज का जिंक है सबसे लास्ट में। पहला आंसर हो गया जिंक।
पूछ रहा है कि विच एलिमेंट ऑफ 3D है द लोवेस्ट इंथैल्पी ऑफ द एटोमाइजेशन, तो वो जिंक है। जिंक का लोवेस्ट इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिंक का होता है। अब पूछा है व्हाई, तो ड्यू टू वीक इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस आर वीक मेटालिक बॉन्ड, है ना, ड्यू टू वीक एटॉमिक इंटरेक्शन या वीक मेटालिक बॉन्ड। जिंक का मेटालिक बॉन्ड बहुत वीक होता है प्यारे बच्चों, इसलिए जिंक मेटल काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसका भी आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए। 25, राइट IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। ए है FeEN2, EN माने एथिलीन डाइएमाइन, Cl2 फिर +4, ये प्लस है, प्लस चार्ज। फिर बी है CO NH3 4 H2O Br SO4, सी है NiCN4 फिर ब्रैकेट क्लोज 2-। तो सबका IUPAC नाम प्यारे बच्चों, पहले का क्या है FeEN2 Cl2 फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस है, तो इसका नाम है प्यारे, कहीं गैप नहीं छोड़ना है, डाइक्लोराइडोबिस, चूंकि EN है ना तो बिस डाइडेंटेड है प्यारे बच्चों, तो बिस। अब इसका पूरा नाम EN का इथेन 1,2 डाइएमाइन ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट बंद करके आयरन, सेंट्रल मेटल का नाम आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, आयरन 3, फिर आयन है, चूंकि प्लस चार्ज है तो आयन है, पहले का नाम होगा। दूसरे का प्यारे बच्चों हो गया टेट्रामाइन, NH3 है ना, NH3 ब्रैकेट क्लोज 4 है, तो 4 बार है अमोनिया, तो टेट्रामाइन, फिर पानी को एक्वा कहेंगे, एक्वा वाटर है ना यहाँ पर, एक्वा, फिर ब्रोमाइडो कोबाल्ट, और यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आप निकाल लीजिए, फिर लास्ट में सल्फेट है, सल्फेट लिख दिया, और सी है NiCN4 फिर ब्रैकेट क्लोज 2-। तो टेट्रासाइनाइडो निकिलेट, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस रहने पर सेंट्रल मेटल के नाम के आगे 8 लगा देते हैं, तो टेट्रासाइनाइडो निकिलेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आयन, ये +2 है ना, तो ये रोमन अंक में आयन है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिखा जाएगा रोमन अंक में, फिर आयन। क्वेश्चन नंबर 26 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड राइट केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड। कुछ नीचे रिएक्शन है, उनको एक्सप्लेन करके उनका केमिकल इक्वेशन लिखिए। वाल्फ किसनर रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। वाल्फ किसनर रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है प्यारे बच्चों, तो इन सब को आप पहले नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 26 को नोट कर लीजिए, और इधर ऊपर के जो पॉइंट आपको छूट रहा हो तो उसको नोट कर लीजिए, तो आगे मैं प्रोसीड करता हूँ। वोल्फ किसनर रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, आप नोट कर लें। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, वेरी गुड, नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब पहला 3 रिएक्शन है, ओल्फ किसनर, इटार्ड और कैनिजारो, तो तीनों रिएक्शन को हम बताते हैं। तो ओल्फ किसनर रिएक्शन, हालांकि मास्टर केम चैनल एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से भेज चुका है, मैं इसका वीडियो आपके पास जा चुका है। एल्डिहाइड कीटोन से सब सारे रिएक्शन हैं, सभी रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से हैं। तो देखिए आप वीडियो में वोल्फ किसनर रिएक्शन, मास्टर केम चैनल वोल्फ किसनर रिएक्शन करेंगे तो तुरंत आ जाएगा। मास्टर केम चैनल इटार्ड रिएक्शन करेंगे तो आ जाएगा। मास्टर केम चैनल कैनिजारो रिएक्शन करेंगे तो आपको अलग से आ जाएगा बाकायदे, क्योंकि ये तो पेपर है, तो पेपर में सॉल्व करवा रहा हूँ। वोल्फ किसनर रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान ये है प्यारे बच्चों कि इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप माने क्या, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, पूरा का पूरा कार्बोनिल ग्रुप एट लास्ट CH2 में बदल जाता है। किसमें रिड्यूस हो जाता है? CH2 में। यानी पूरा देखिए, ये देखिए मैं इसे शॉर्ट में समझा रहा हूं, ये है कार्बोनिल ग्रुप,
है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। ध्यान दीजिए, पूरा चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो CH2 में रिड्यूस हो जाएगा, CH2 में रिड्यूस हो जाएगा। इसका सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, किससे रिएक्शन कराया जाता है? हाइड्रेजीन से। हाइड्रेजीन से तो हाइड्रेजोन बनेगा। उस हाइड्रेजोन का प्यारे बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ग्लाइकाल के प्रेजेंस में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ग्लाइकाल के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा देंगे तो आपको अल्केन बन जाएगा। यही वुल्फ किस्नर का पहचान है। मैं पढ़ के समझा दे रहा हूं। वुल्फ किस्नर रिएक्शन, द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू CH2। आई बात ना, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है चाहे एल्डिहाइड का रहा हो चाहे क्या कहते हैं कीटोन का रहा हो, किस में रिड्यूस हो जाएगा? CH2 में ग्रुप। इन ट्रीटमेंट विद हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन माने क्या? NH2। ये देखिए NH2 ये हाइड्रेजीन है। NH2 को हाइड्रेजीन कहते हैं। इसी से ट्रीटमेंट करने पर ये कार्बोनिल ग्रुप CH2 में रिड्यूस हो जाता है। और उसके साथ क्या होगा? फॉलोड बाय हीटिंग विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज एथिलीन ग्लाइकॉल। तो जो इससे रिड्यूस कराएंगे तो हाइड्रोजोन बनेगा और उस हाइड्रोजोन को हीट कर दीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एथिलीन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो अल्केन बन जाएगा। अल्केन देखिए एक रिएक्शन है टिपिकल। ये देखिए RCHO है। तो RCHO को प्यारे बच्चों ऐसे लिख सकते हो। RCHO को आप ऐसे लिख सकते हो RC डबल बॉन्ड O जो है H है ना, तो ये पूरा CO किस में बदल जाएगा? CH2 में। तो CH2 आ जाएगा और एक H ये CH3 हो जाएगा ना भाई। ये जब CO बदल जाएगा CH2 में, चलो CH2 में बदल दिया। अब एक H ये है तो CH2 और H क्या हो जाएगा? CH3। यही लिखा है RCH3 है ना। तो ये एल्डिहाइड है, एक टिपिकल एल्डिहाइड है। हाइड्रेजीन से रिएक्शन किया तो क्या होगा? ये NH2 तो पहला H2 नहीं है, पहला NH2 दो जगह H2 हैं। तो पहला वाला H2 और ऑक्सीजन मिलकर वाटर निकल गया। पहला वाला H2 और ऑक्सीजन मिलकर वाटर निकल गया। अब क्या बचा? H2। तो डबल बॉन्ड यही रहेगा। इस RCH है डबल बॉन्ड के साथ, ये ऑक्सीजन तो चला गया पानी के साथ, डबल बॉन्ड रहेगा। RCH डबल बॉन्ड H2, यही बच्चा है H2। ये H2 तो चला गया ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी इसको कहते हैं हाइड्रेजोन बन गया प्यारे बच्चों। अभी एक H2 बचा है, ध्यान दीजिएगा। अरे यही अब N2 निकल जाए तो H2 और CH3 बन जाएगा। बस यही तो बात है भाई। देखिए दो H2 हैं, एक H2 तो पानी में चला गया, दूसरा H2 इसी कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो आपका अल्केन बन जाएगा। देखिए अब KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ग्लाइकाल है, 453 से 473 केल्विन टेम्परेचर पर बॉयल करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये जो यानयन है ये यानयन N2 में निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस में होगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा? ये H2 है और ये CH है ना। तो एक H और एक CH मिलके CH2 हो जाएगा, फिर एक और H है तो CH3 मिल जाएगा, यानी RCH3 अल्केन बन गया। अब इसका एक रियल रूप में फार्मूला है CH3CO एसीटोन है या डाइमेथिल कीटोन है या प्रोपेनोन है। अब ये हाइड्रेजीन है NH2 453 473 टेम्परेचर है प्यारे बच्चों। तो डायरेक्ट जो है बदल गया CH3 CH2 CH3 H2O और N2 में निकल गया, है ना, प्रोपेन बन गया। यानी CO को डायरेक्ट CO को किस में बदल दिया? CH2 में। तो एक तो ऐसे कर सकते हैं, और समझा करके करना है तो प्यारे बच्चों ऐसे आप ही ऐसे लिख लीजिए CH3 इसको हम ऐसे लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O फिर CH3 एसीटोन लिख लिया। यही रिएक्शन फिर से दोबारा मैं लिख रहा हूँ यानी H2 पहला H2 और ये ऑक्सीजन, यानी H2 का पहला H2 और ऑक्सीजन वाटर में निकल गया, बहुत बढ़िया। तो बचेगा क्या? यानी H2
तो चलो भाई इसी का ये CH3 जैसे है वैसे लिख दीजिए, CH3 डबल बॉन्ड रहेगा, ऑक्सीजन तो हट चुका है, या नया H2 हुआ। अब यहाँ देखिए एक H2 और बचा है। अब क्या हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एथिलीन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में आप इसी टेम्परेचर पर हीट कर दीजिए 453 से 473 केल्विन। तो क्या होगा, ये जो यानयन है प्यारे बच्चों, N2 में निकल जाएगा। यानयन किस में निकल गया, N2 में। तो क्या बचा, H2 और C, H2 और C बनकर क्या हो गया, CH2 यानी CH3। अब इसको ऐसे थोड़ा लंबाई में लिख दिया CH3, फिर यहाँ पर आ गया इस C से दोनों H2 मिल गया CH2, अब फिर नीचे CH3, क्या बन गया, प्रोपेन। यही चीज प्रोपेन बन गया, ठीक है ना। तो प्रोपेन, तो कहने का मतलब होता है कि कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाता है CH2 में। अच्छा, अब इटार्ड रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इटार्ड रिएक्शन। प्यारे बच्चों, इटार्ड रिएक्शन जो है एक तरह से बेंजेल्डिहाइड बनाने का तरीका है। एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजेल्डिहाइड बनाने का तरीका है। इसके कैटलिस्ट हैं, इस कैटलिस्ट का नाम बच्चों को जल्दी याद नहीं होता है, तो आप थोड़ा मेहनत करिए प्यारे बच्चों। कैटलिस्ट होगा क्रोमिल क्लोराइड है ना, और यहाँ पर टालुइन होगा। देखिए टालुइन कैटलिस्ट नहीं है, क्रोमिल क्लोराइड है। देखिए क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेज मेथिल ग्रुप ऑफ टालुइन का जो मेथाइल ग्रुप है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है टू ए ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, एक ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और यह कॉम्प्लेक्स व्हिच ऑन इसी कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए गिव्स करस्पॉन्डिंग बेंजेल्डिहाइड। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ब्राउन कलर का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा हाइड्रोलाइसिस करने पर बेंजेल्डिहाइड बन जाता है। देखिए ये टालुइन है, पहले देखिए आप रिएक्शन, ये टालुइन है और ये मेथिल ग्रुप है। ये मेथिल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा एक ब्राउन कलर के कॉम्प्लेक्स में। यही तो कहा जा रहा है कि क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेज मेथिल ग्रुप, यानी टालुइन का मेथिल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो क्रोमिल क्लोराइड का दो मॉलिक्यूल लेते हैं, ध्यान दीजिए। क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला क्या है, CrO2Cl2, क्रोमियम है CrO2Cl2, लेकिन यहाँ पर दो लिखा है, दो है प्यारे बच्चों। अच्छा दो क्यों है, क्योंकि दो हाइड्रोजन CH3 से प्यारे बच्चों दो हाइड्रोजन हटेंगे। दो हाइड्रोजन का जो है यहाँ से क्रोमिल क्लोराइड का जो है इस यहाँ पे CH बचा, CH3 की जगह पर क्या बचा, CH3 था CH। अब इसके बाद CrO2 है ना, तो OCr, देखिए दो ऑक्सीजन है ना, तो आप OCr लिखिए, OCr फिर Cl2, फिर लास्ट में OH है ना, दोनों ऑक्सीजन आ गया। CrO2 को आप O से स्टार्ट करिए, OCr Cl2 OH। H कहाँ से आया, इसी का एक हाइड्रोजन। देखिए CH3 में से आप दो हाइड्रोजन ले लीजिए, दो हाइड्रोजन ले लीजिए तो क्या बचेगा, CH बचेगा। उसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल कहाँ, OCr Cl2 OH। देखिए आपका ऑक्सीजन कहीं से तो घटा नहीं, मेन चीज़ है CrO2 है ना, तो एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, CrO2 हो गया। इसी तरह से दूसरे मॉलिक्यूल का CrO2 है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। अब दो हाइड्रोजन कहाँ से आया, यही दो हाइड्रोजन, CH3 है ना, CH3 का दोनों हाइड्रोजन। ये लिखने का तरीका आप जान जाओ बस। यहाँ पे CrO2 है तो आप OCr Cl2 OH, लास्ट में OH बनाना है बस। इसका एक ऑक्सीजन लेकर के, इसका एक हाइड्रोजन लेकर के OH, फिर दूसरे OCr Cl2 के साथ एक ऑक्सीजन लेकर के एक हाइड्रोजन लेकर OH, तो OH बार दो बार हो जाएगा। ये ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में टालुइन का ऑक्सीडेशन जब होता है, इसका मिथाइल ग्रुप ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। अब इसका जो है हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, H2O एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये CH है ना, ये CH है और यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा CHO।
बाकी जैसे था क्रोमियम क्लोराइड फिर जैसे वैसे बन जाएगा। ये जो कैटलिस्ट आपने लिया फिर वैसे ही बन जाएगा। तो बेंजेल्डिहाइड बन गया। बेंज CH है, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। यही है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है, CH3 का ऑक्सीडेशन हो जाता है। CH3 यानी टॉलुइन के CH3 मेथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसके प्रेजेंस में क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में कार्बन डाइसल्फाइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में प्रेजेंस में। तो लास्ट प्रोडक्ट है बेंजेल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड। यह इटार्ड रिएक्शन है प्यारे बच्चों। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आगे है काइनेजारो रिएक्शन, इसका डिस्कशन करते हैं। वेरी गुड। चलिए अब काइनेजारो रिएक्शन। काइनेजारो रिएक्शन की दो खास बात हैं। काइनेजारो रिएक्शन प्यारे बच्चों उस एल्डिहाइड में होता है जहां पे अल्फा हाइड्रोजन न हो, एक बात। और काइनेजारो रिएक्शन प्यारे बच्चों हमेशा कॉन्सनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में होगा। और वहीं एल्डाल कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में होगा और डाइल्यूट NaOH के। दोनों में अंतर यही है। काइनेजारो रिएक्शन एल्डाल कंडेंसेशन में ही अंतर है। देखिए काइनेजारो रिएक्शन तब चलेगा जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और एल्डाल कंडेंसेशन तब चलेगा जब अल्फा हाइड्रोजन होगा। एक अंतर। दूसरी अंतर, काइनेजारो रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में होगा, कॉन्सनट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में होगा काइनेजारो रिएक्शन। लेकिन एल्डाल कंडेंसेशन प्यारे बच्चों डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होगा, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होगा। तो अब चूंकि बात आई तो हमने बता दिया, लेकिन अब आपका क्योंकि क्वेश्चन पेपर में काइनेजारो रिएक्शन पूछा जा रहा है तो हम उसकी ओर चलते हैं। एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक वर्ड में डिस्प्रोपोर्शनेशन भी कहते हैं। जब डिस्प्रोपोर्शनेशन लिखा जाता है तो इसका समझ लीजिए, इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों रिडक्स, यानी वहाँ ऑक्सीडेशन भी होगा उसी मॉलिक्यूल का, उसी का रिडक्शन भी होगा, है ना। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है उसी एटम का। ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल which on hydrolysis gives कार्बोक्सिलिक, जो आगे चलकर कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। तो ये काइनेजारो। अब देखो प्यारे बच्चों ये है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 2 मॉलिक्यूल लिया, फॉर्मेल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लिया और कंसंट्रेटेड NaOH लिया, हीट किया तो क्या बना, मेथिल अल्कोहल बना और सोडियम फॉर्मेट बन गया। अब सोडियम फॉर्मेट का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कर दे तो फार्मिक एसिड बन जाएगा, फिर है ना, तो फार्मिक एसिड बन जाएगा यहाँ पर। उसी तरह से बेंजेल्डिहाइड है प्यारे बच्चों, बेंजेल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बेंजेल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल यहाँ लेंगे, जिस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लिया, यहाँ भी बेंजेल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लेंगे और कंसंट्रेटेड NaOH लेंगे, इसके बाद हीट करेंगे तो क्या होगा, बेंजील अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल तो बनेगा इसमें भी, देखिए इसमें भी अल्कोहल बना, इसमें बेंजील अल्कोहल बना और बाकी सोडियम बेंजोएट बना। सोडियम क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है ना यहाँ पर, तो सोडियम बेंजोएट बना। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ये है। तो इसको आप नोट कर लें प्यारे बच्चों, काइनेजारो रिएक्शन। और इसके बाद इस क्या कहते हैं, जो रिएक्शन है इस क्वेश्चन का एक लास्ट है अथवा आर करके है प्यारे बच्चों। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26 का बी पार्ट। 26 का बी पार्ट है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ ABC इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। कुछ रिएक्शन है, इसमें आपको रोजेनमुंड रिएक्शन देखने को मिलेगा, उल्फ किसनर रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बहुत, हालांकि इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से आपको पढ़ने में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड मास्टर केम चैनल का पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको अलग से खोल करके देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो देखिए
राइट स्ट्रक्चर ऑफ ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग सेक्वेंसेज ऑफ द रिएक्शन। ए और बी है, दो रिएक्शन है प्यारे बच्चों। ए में एस्टिक एसिड है, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है, तो ए बन रहा है। अब क्या ए है, ए को आपको उसका स्ट्रक्चर लिखना है। फिर H2, ये रिडक्शन, ए का रिडक्शन हो रहा है, H2 माने ए का रिडक्शन हो रहा है। पलाडियम बेस्ड बेरियम सल्फेट, पलाडियम बेस्ड बेरियम सल्फेट मतलब पलाडियम बेस्ड बेरियम सल्फेट कहाँ यूज होता है, ये रोजेनमोंड रिएक्शन की ओर इशारा कर रहा है। रोजेनमोंड रिएक्शन यहाँ चल रहा है। और फिर प्यारे बच्चों, अभी अभी आप देखे हो वुल्फ किसनर रिएक्शन यानी H2N, यहाँ पर वुल्फ किसनर रिएक्शन चल रहा है। यहाँ रोजेनमोंड रिएक्शन चला तो यहाँ पर वुल्फ किसनर यानी H2 हाइड्रेजिन है ना, ये सब पॉइंट है। तो अभी मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ, बाकी हम इसका सलूशन कराते हैं। तो बी बना, इसके बाद बी के बाद सी बनता है। तो ए बी सी की पहचान करके उसका स्ट्रक्चर लिखना है। अब बी में देखिए, ये मेथिल नाइट्राइल है, ये एथिल नाइट्राइल है यानी मेथिल साइनाइड है, और डिबल है। इसका भी जो है ये रेस्ट्रिक्टेड रिडक्शन है। फिर हाइड्रोलिसिस है, तो ए बनता है। फिर डाइल्यूट NaOH यहाँ यूज किया जाता है। डाइल्यूट NaOH यानी समझ लीजिए आप, यहाँ एल्डाल कंडेंसेशन होगा, यहाँ पर डाइल्यूट NaOH होता है। अगर कंसंट्रेटेड NaOH होता तो कैनिजारो रिएक्शन चलता, लेकिन डाइल्यूट NaOH रहा, निश्चित रूप से यहाँ एल्डाल कंडेंसेशन होगा। और फिर यहाँ बी जो है, बी कोई एल्डाल होगा। एल्डाल कंडेंसेशन के बाद क्या बनता है, एल्डाल, तो बी कोई एल्डाल होगा। फिर उस एल्डाल को गर्म करेंगे तो सी बनेगा, उस एल्डाल को गर्म करेंगे तो सी बनेगा। तो ये अभी क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो आगे प्रोसीड करता हूं, आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं रिएक्शन का नाम भी लिख दिया हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, अब आपको रिएक्शन भी याद हो जाए। ये देखिए, ए में एस्टिक एसिड है, आपके क्वेश्चन में एस्टिक एसिड है, मैंने नाम लिख दिया। थायोनिल क्लोराइड SOCl2 है। थायोनिल क्लोराइड से प्यारे बच्चों रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, SO2 और HCl दोनों गैसीय रूप में निकल जाएंगे। तो क्या बनेगा, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड बना। ए की पहचान हो गई ना, क्या बनेगा, एसिटिल क्लोराइड। स्ट्रक्चर भी, फार्मूला भी लिख दिया, नाम भी लिख दिया, ए की पहचान हो गई एसिटिल क्लोराइड। अब इसका रिडक्शन करेंगे H2 पलाडियम बेस्ड सल्फेट, बेरियम सल्फेट है, पलाडियम बेस्ड बेरियम सल्फेट। यहाँ पर मैं नीचे लिख दिया हूँ, ध्यान दीजिए, यह रोजेनमुंड रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कैटलिस्ट से पहचान हो जाती है कौन रिएक्शन चलेगा। रोजेनमुंड रिएक्शन में यही कैटलिस्ट यूज किया गया है। आप मास्टर केम चैनल पर जाएंगे, रोजेनमुंड रिएक्शन आपको मिलेगा। तो बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट पलाडियम बेस्ड बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में ये एसिटिल क्लोराइड का रिडक्शन हो रहा है, H2 रोजेनमुंड रिएक्शन है। तो प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड बनता है। तो ठीक है, तो बी क्या बना, एल्डिहाइड बना। बी की पहचान क्या है, एल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड बन गया। अच्छा, एस्टेल्डिहाइड बन गया। तो ए की पहचान हो गई क्या, एसिटिल क्लोराइड, उसका रोजेनमुंड रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, ये एल्डिहाइड बना, एस्टेल्डिहाइड बना, एसिटेल्डिहाइड बना, CH3CHO बना। अब इसका उल्फ किसनर रिएक्शन चलेगा। उल्फ किसनर रिएक्शन अभी मैंने समझाया हूँ, NH2 तो पहला H2 और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, वाटर निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो H2 बनेगा, H2, फिर नाइट्रोजन निकल जाएगा। अभी मैंने इसी चैप्टर में उल्फ किसनर बताया था, H2 लगेगा तो हाइड्रेजोन बनेगा। हाइड्रेजोन देखिए, ये CH3CH डबल बॉन्ड H2, आप देखिए CH3CH डबल बॉन्ड H2, आप नोट करें, CH3CH डबल बॉन्ड H2, क्योंकि यह H2 जो नहीं है, ये ऑक्सीजन लेकर वाटर के रूप में निकल गया,
तो यही बना सी। तो सी क्या हुआ? हाइड्रेजोन। सी का नाम क्या है? हाइड्रेजोन। हाइड्रेजोन है ये। CH3 CH डबल बॉन्ड यान H2 हाइड्रेजोन है। तो सी की पहचान हुई। बी क्या है? एसिटाल्डिहाइड है। ए क्या है? एसिटिल क्लोराइड है प्यारे बच्चों। तो मैंने सबका नाम लिख दिया यहाँ आंसर। ए क्या है? एसिटिल क्लोराइड। फिर बी क्या है? एसिटाल्डिहाइड। सी क्या है? हाइड्रेजोन। आंसर। अच्छा, अब इसमें एक बी क्वेश्चन है इसी में। ये मेथिल साइनाइड है यानी एथिल नाइट्राइल है। अब क्या करेंगे? रिडक्शन हो रहा है डिबल। डिबल जो है तो एच है और H2O हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, अमोनिया निकल जाएगा। अमोनिया यहाँ निकल जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ क्या बन जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। अब यहाँ पर ए का पहचान हो गया। एसिटाल्डिहाइड यानी CH3 CHO बन गया, है ना। अब मास्टर केम चैनल पर ये डिबल देखेंगे आप ना, ये पूरा मिलेगा आपको जो है मेथिल नाइट्राइल का रिएक्शन, मेथिल साइनाइड का रिएक्शन, मेथिल साइनाइड या एथिल नाइट्राइल का। तो अब यहाँ पर चूंकि एल्डाल कंडेंसेशन होने वाला है तो यहाँ मैंने 2 लिखा नहीं हूँ, यहाँ नीचे लिख दिया हूँ 2 मॉलिक्यूल। कंडेंसेशन होने के लिए 2 मॉलिक्यूल चाहिए प्यारे बच्चों। मैं लिख भी देता हूँ बैलेंस करने के लिए, कंडेंसेशन के लिए 2 मॉलिक्यूल। तो इस एल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम तभी। अब डाइल्यूट NaOH होगा, क्योंकि जब एल्डाल कंडेंसेशन होता है तो डाइल्यूट NaOH होता है, लेकिन जब कैनिजारो रिएक्शन होता है तब कैसा NaOH होता है? कंसंट्रेटेड। तो यहाँ डाइल्यूट NaOH है, एल्डाल कंडेंसेशन हो रहा है प्यारे बच्चों। तो क्या होगा? यही 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, यानी 2 2 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, है ना। तो ये बन जाएगा एल्डाल कंडेंसेशन। एल्डाल कंडेंसेशन का डिटेल मास्टर केम चैनल पर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको डिटेल मिलेगा, उससे तैयारी करिए। तो ये 3 हाइड्रॉक्सी, देखिए 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल 1 2, इसको ये CHO को हमेशा 1 नंबर देते हैं, 1 2 3 4, 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल, या इसको बीटा हाइड्रॉक्सी। देखिए ये अल्फा है तो ये बीटा है, ये CHO के बगल में जो कार्बन है ये अल्फा है, अब ये बीटा, या इसको बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल कहते हैं, ब्यूटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या ब्यूटेनल कहते हैं प्यारे बच्चों। एल्डाल हो गया, तो बी की पहचान हो गई, एल्डाल हो गया। अब इसको हीट कर देते हैं, हीट कर देते हैं तो वाटर निकल जाएगा। तो क्या करते हैं? एल्डिहाइड रेजिन बनता है, रेजिन, क्रोटन एल्डिहाइड, क्रोटन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। देखिए CHO डिस्टर्ब नहीं है, CHO रहेगा। CH एक यहाँ से H और एक यहाँ से OH, ये यहाँ CH2 से H और यहाँ से OH मिलकर के वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH CHO यानी क्रोटन एल्डिहाइड, CROTAN क्रोटन एल्डिहाइड, ALDEHYDE क्रोटन एल्डिहाइड बन गया। यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO बन गया। तो ये C है, C प्रोडक्ट। अब पूरा आपका आंसर मिल गया। ए क्या है? ए एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO। बी क्या है? 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल मतलब एल्डाल। सी क्या है? क्रोटन एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड रेजिन हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 27 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, डिफाइन द फॉलोइंग। 27 में कुछ डिफिनीशन है। इनैंशियोमर ए है, ए में 2 पार्ट है, इनैंशियोमर रेसिमिक मिक्सचर, और फिर बी में वाई क्लोरोबेंजीन रेसिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 2 क्वेश्चन है 27 में, ए और बी। तो ए को 2 पार्ट में कर दिया है, इनैंशियोमर और रेसिमिक मिक्सचर, और बी में वाई क्लोरोबेंजीन रेसिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होता है, ये है। तो सबका रीजन बताना है। तो पहले तो इनैंशियोमर, इनैंशियोमर बेटा जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाते हो तो आप ऑब्जेक्ट हो गए और आपका इमेज जो है, आपका इमेज और आप दोनों इनैंशियोमर हो गए। आपका इमेज और आप इनैंशियोमर हो गए। उसी तरह से कोई कंपाउंड है, कंपाउंड और उसका जो मिरर इमेज है, दोनों इनैंशियोमर हैं आपस में, है ना। अब दोनों को 50-50% में मिला दीजिए
अगर एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लीवो होगा, और पहला लीवो है तो दूसरा डेक्स्ट्रो होगा, दोनों को 50-50% में मिला दीजिए तो रेशमिक मिक्सचर बन जाता है। वही बात है। देखिए इनैंशियोमर, पहले देखिए इनैंशियोमर, पहला पार्ट इनैंशियोमर, द स्टीरियोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेज कॉल्ड इनैंशियोमर। नॉन सुपर इम्पोजिबल, जो अपने मिरर को ढक न सकें, जैसे देखिए अंगुलियां हैं ना, ये ढक नहीं पाएंगी, ये अंगूठा इधर है तो अंगूठा ऐसे नहीं, ऐसे है ना, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। तो ऐसा के कंपाउंड जो अपने मिरर इमेज को कवर न कर पाए, ढक न पाए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है वो, तो वो इनैंशियोमर है आपस में। तो कंपाउंड और कंपाउंड का इमेज जो एक दूसरे के लिए नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं वो इनैंशियोमर हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। रेशमिक मिक्सचर, तो अ मिक्सचर कंटेनिंग डेक्स्ट्रो एंड लीबो। डेक्स्ट्रो माने क्या, क्लॉकवाइज जो घुमा दे प्लेना पोलराइज लाइट को, लीबो जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे प्लेना पोलराइज लाइट को। तो अ मिक्सचर कंटेनिंग डेक्स्ट्रो एंड लीबो इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर माने क्या, वही मिरर इमेज इन इक्वल प्रोपार्शन। इक्वल प्रोपार्शन माने 50-50%, 50% डेक्स्ट्रो, 50% लियो, इक्वल प्रोपार्शन कॉल्ड रेशमिक मिक्सचर। और रेशमिक मिक्सचर हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली नॉट एक्टिव होते हैं वो। अच्छा, अब क्वेश्चन बी है, इसी में एक क्वेश्चन बी है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देता क्लोरोबेंजीन, है ना। तो क्लोरोबेंजीन में जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच होता है प्यारे बच्चों, वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण से उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और वह उस कार्बन पर पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है प्यारे बच्चों। हेलो अल्केन, हेलो अरीन से एक क्वेश्चन उठ रहा है, मास्टर केम चैनल पर जाके आप हेलो अरीन चैप्टर में क्लोरोबेंजीन आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो बहरहाल यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन जो है क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। तो क्यों नहीं देता है, देखिए कार्बन क्लोरीन CCl बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन एक्वायर्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, partial double due to resonance and carbon atom of the benzene attached to chlorine is sp2 hybridized which is highly electronegative। ये रहा प्यारे बच्चों। अब 28 जो क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, जो कि बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन उठा हुआ है, बायोमॉलिक्यूल से प्यारे बच्चों, बायोमॉलिक्यूल से। क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आप नोट करें। राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रॉक्सिल एमाइन। NH2OH को हाइड्रॉक्सिल एमाइन कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल एमाइन। तो डी ग्लूकोज का रिएक्शन हम NH2OH से कराते हैं तो क्या बनता है, उस प्रोडक्ट का नाम लिखिए, ए है। और बी क्वेश्चन क्या, अमीनो एसिड तो एम्फोटेरिक बिहेवियर व्हाई। अमीनो एसिड एम्फोटेरिक बिहेवियर क्यों, एम्फोटेरिक किसे कहते हैं भाई, जो एसिड से भी रिएक्शन करे और बेस से रिएक्शन करे, वही तो एम्फोटेरिक है। तो आखिर क्यों है अमीनो एसिड एम्फोटेरिक, वो बताना है। अमीनो एसिड इसका मतलब एसिड से भी रिएक्शन करता है बेस से, तभी तो एम्फोटेरिक है। और सी क्वेश्चन है, व्हाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द आवर बॉडी। तो प्यारे बच्चों, विटामिन सी पानी में तो घुलता नहीं, पानी में सालबुल है, और पानी में सालबुल होने के कारण ये यूरिन के साथ निकल जाता है, इसलिए ये स्टोर नहीं हो पाता। तो आप देखिए, पहले ये तो क्वेश्चन तीनों बता दिया ABC। अब इसका आंसर क्या है, पहले का, राइट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रॉक्सिलेमाइन। डी ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रॉक्सिलेमाइन टू फॉर्म ग्लूकोज ऑक्जाइम, यानी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड एड्स आपका आंसर यहीं तक खत्म हो गया, डी ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रॉक्सिलेमाइन टू फॉर्म ग्लूकोज ऑक्जाइम। यहाँ से मैं अपने से थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ। इसके बाद जो है साइनोहाइड्रिन बनता है। अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड मिलाते हैं एंड एड्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड
टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन, दिस सजेस्ट दैट ग्लूकोज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। ये देखिए प्यारे बच्चों, ग्लूकोज है CHOCH 4 टाइम्स, CHOCH 4 टाइम्स ब्रैकेट में, फिर CH2OH, ये ग्लूकोज डी है। हाइड्रॉक्सिलेमाइन से रिएक्शन करके प्यारे बच्चों ये जो एल्डिहाइड नहीं है ये CH डबल बॉन्ड N OH बन जाता है, CH डबल बॉन्ड N OH, और ये बाकी सेम रहेगा, ये डिस्टर्ब नहीं है, ये डिस्टर्ब नहीं है, ये ज्यों का त्यों है। इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो जो है इस तरह से CH डबल बॉन्ड N और फिर OH बन गया, तो इसको कहते हैं ग्लूकोज ऑक्जाइम। ग्लूकोज यहाँ का जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है और नाइट्रोजन जुड़ जाता है कार्बन से, इस तरह से ग्लूकोज ऑक्जाइम हो जाता है, ग्लूकोज ऑक्जाइम। तो आपका आंसर यहीं तक हो जाता है। अब यहाँ से अगर इसका हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवा दिया जाए तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ये CH है ना, तो ये जो है CH तो है ही है, तो क्या हो जाएगा, ये CN इधर हो जाएगा और OH उधर हो जाएगा, ये OH उधर हो जाएगा और CN इधर हो जाएगा। ये जो वो है ना, तो हाइड्रोसाइन ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ये ए का आंसर है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब बी में है अमीनो एसिड एम्फोटेरिक क्यों होता है। तो बेटा अमीनो कोई कंपाउंड अगर एम्फोटेरिक है तो इसका मतलब ये समझा करो कि वह एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है, बेस से। तो अब क्यों है यहाँ पर ये बताना है। तो प्यारे बच्चों ज्विटर आयन माने एक ही कंपाउंड में दो चार्ज हो, एक ही कंपाउंड में प्लस भी हो, एक ही कंपाउंड में माइनस हो, तो ऐसे आयन को ज्विटर आयन कहते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ज्विटर आयन स्ट्रक्चर इट कैन रिएक्ट, इट माने क्या, अमीनो एसिड, इट कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। आई बात ना, दो आयन हैं तो यह एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से रिएक्ट करता है। द डाईपोलर स्ट्रक्चर, डाईपोलर माने दो चार्ज का स्ट्रक्चर, डाईपोलर स्ट्रक्चर इज कॉमनली नोन एज इंटरनल साल्ट या ज्विटर आयन। डाईपोलर स्ट्रक्चर जो है उसको हम इंटरनल साल्ट कहते हैं या ज्विटर आयन कहते हैं। इट हैज बोथ कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप। देखिए एक है यहाँ पर, एक अमीनो एसिड है RCH COOH और CH पर ऊपर यानी H2 है, CH पर ऊपर यानी H2 है। ध्यान से देखिए ये CH है ना, यहाँ पे एक बांड लगा करके यानी H2 लिखा है, RCH यानी H2 COOH है ना। ये तो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, एक टिपिकल अमीनो एसिड है एल्काइल ग्रुप लगा करके। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन इस COOH का जो अंतिम हाइड्रोजन है ये निकल कर यानी H2 के पास चला जाता है, तो यानी H3 हो जाता है। तो अब नाइट्रोजन पर जब 3 बांड 4 बांड हो जाता है तो इस पर देखिए प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों कि इसी कंपाउंड में दो जगह दो टाइप के चार्ज हैं, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज। तो ऐसा एक तरह से अब अगर भाई माइनस चार्ज होता तो एनायन कहते, प्लस चार्ज होता तो कैटायन कहते। अब यहाँ पर तो दोनों चार्ज हैं तो इसको ना एनायन कहेंगे ना कैटायन कहेंगे बल्कि ज्विटर आयन कहेंगे। एक नया वर्ड यूज किया गया है ज्विटर आयन, ZWITTER, ज्विटर आयन, ज्विटर आयन है। और यह एसिड से भी रिएक्शन करेगा, बेस से भी रिएक्शन करेगा और यह मॉलिक्यूल डाईपोलर है, मतलब दो चार्ज कंटेन कर रहा है। इसमें दो चार्ज है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, डाईपोलर है, एसिड से भी रिएक्शन करेगा, बेस से भी रिएक्शन करेगा, इसीलिए यह एम्फोटेरिक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सी है कि विटामिन सी को बॉडी में क्यों स्टोर नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों विटामिन सी जो है एक लाइन का आंसर है, एक लाइन का एक सेंटेंस का आंसर है। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है भाई, जैसे विटामिन खाया पानी में घुल गया। अब जब वाटर सॉल्युबल है तो वह क्या हो जाता है, यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यूरिन के साथ ये बाहर इसका एक्सक्रीशन हो जाता है, इसलिए बॉडी में इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। यही आंसर है प्यारे बच्चों।
और आप आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला सेक्शन अगला सेक्शन आपका डी है। डी हम पार्ट 3 वीडियो में भेजेंगे। डी और ई पार्ट 3 वीडियो में भेजेंगे। तब तक के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। वेरी गुड, थैंक यू।